गलत रिपोर्टिंग हमेशा दुष्परिणामों से और दुर्गति की ओर सिस्टम को लेके जाता है। नकारात्मक रिपोर्टिंग हमेशा दुर्गति का शिकार बनाता है पूरे सिस्टम को, गति को दुर्गति की ओर लेके जाता है। और सकारात्मक रिपोर्टिंग उसी प्रकार से उस पूरी सिस्टम को प्रगति और समृद्धि के नए सोपान की ओर लेके जाता है। जिस सकारात्मक भाव के साथ हम लोगों ने आज से 9 वर्ष पहले प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया और आज उत्तर प्रदेश की प्रगति आप सबके सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने आज देखने को मिल रही होगी। मित्रों, आज से 9 वर्ष पहले जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर शासन की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश वासियों ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों सौंपा था, उस समय हमारे सामने चुनौतियां थी। चुनौतियां इस बात की भी थी और मैं ये नहीं समझ पाया कि मुझे यूपी क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि मैं तो एक सांसद था, स्वच्छंद था, बेरोक टोक अपने कार्यक्रमों के साथ जुड़ा रहता था। और यूपी भेजने का मतलब भी नहीं था, क्योंकि मैं तो एमएलए का चुनाव भी नहीं लड़ा था। लेकिन हम लोग आए थे क्योंकि यूपी की समस्या को मैं जानता था। मैं जानता था यूपी में हर दूसरे दिन दंगे होते हैं। मैं जानता था यहाँ पे हर जिले में सत्ता का समानांतर एक माफिया सत्ता संचालित होती है और उसी के इशारे पर वहां का पूरा सिस्टम कार्य करता है। मैं जानता था कि यहाँ पे हर व्यक्ति, चाहे वह शिक्षक हो, चिकित्सक हो, व्यापारी हो या समाज से जुड़ा हुआ कोई भी सज्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति, वह स्थानीय गुंडों को गुंडा टैक्स देने के लिए मजबूर है। और मैं ये भी जानता था कि इस प्रदेश में बेटी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हर उस परिवार ने, जिसके परिवार में कोई बेटी होती थी, वह 10 बार सोचता था। फिर बेटी बड़ी होती थी तो उसको पढ़ाई करने के लिए क्या करना है, घर के बाहर, दूर प्रदेश के बाहर, या तो छात्रावास में या रिश्तेदारी में उस बेटी को पढ़ाने के लिए भेजते थे। प्रदेश में जानता था कि इससे पहले की जो सरकारें हैं, ये लोग प्रदेश को कहां ले जाना चाहते थे। न इंफ्रास्ट्रक्चर था और हम लोग तो इस बात को मानते थे कि भाई आप देश के अंदर कहीं से भी आएंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा का अंदाजा आपको लग जाएगा। जहां सड़कों पर गड्ढे दिखाई देने लग जाएं और चलना थोड़ा कठिन हो जाए, सायकाल है अगर जहां से अंधेरा प्रारंभ हो जाए, तो मान के चलो उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। यानी ये 2 आधार थे। अगर आप दिन में आ रहे हैं तो सड़कों पर गड्ढे, और रात्रि को आ रहे हैं तो जहां से अंधेरा शुरू हो जाए, मान के चलो अब यूपी के बॉर्डर पे आप आ गए हैं। प्रदेश का खजाना खाली था, कोई बैंकर्स हमें पैसा देने को तैयार नहीं था। कर्ज लेने की भी एक सीमा होती है, और तो अच्छा है कि रिजर्व बैंक ने उसकी एक सीमा तय कर रखी है, अन्यथा क्या हालत होते हर व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 9 वर्षों में अगर हम लोगों ने नकारात्मक रुख अपनाया होता, हम कुछ नहीं कर पाते। हमने सकारात्मक रूप से अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया, पूरी सकारात्मक भाव के साथ, बिना भेदभाव के। न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, न मत, न मजहब, न परिवार, किसी को भी नहीं। हमने कहा प्रदेश की जितनी भी आबादी है, हर प्रदेशवासी हमारे परिवार का हिस्सा है।
समग्र विकास के लक्ष्य को लेकर के कार्य करना है। मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले पावर कारपोरेशन को लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब गोरखपुर में बिजली देनी है 24 घंटे। मैंने कहा भी अब तक तो हमें 3 और 4 घंटे ही मिलती थी, तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक मेरे मुख्यमंत्री बनते ही 24 घंटे में बदल जाएगी? वहाँ के लोग पचा भी नहीं पाएंगे इसको, इसलिए रहने दीजिए आप। भाई अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा 1 गिलास दूध पिए और उसको अचानक आप 1 किलो पिलाने लग जाएंगे तो अपच हो जाएगा उसको। तो मैंने कहा ये अपच क्यों बनाना चाहते हैं आप गोरखपुर को, मत दीजिए। उन्होंने कहा साहब ये यही होता रहा है। मैंने कहा उसी को तो रोकने के लिए आए हैं। जिस दिन 75 के 75 जनपदों में हम बिजली 24 घंटे देने लग जाएंगे, उस दिन गोरखपुर में भी 24 घंटे मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और मैं ये करने के लिए आया हूं कि मुझे जो करना है सभी 75 जनपदों में करना है, 350 तहसीलों में करना है, 825 विकास खंडों में करना है, 762 नगर निकायों में करना है, 14,000 वार्डों में करना है और 1,05,000 राजस्व गांवों में हमारे विकास के कार्य एक साथ होने हैं। कोई भेदभाव नहीं, जिसने वोट दिया उसके यहां भी, जिसने नहीं दिया उसके यहां भी। चुनाव की राजनीति ईवीएम तक, उससे बाहर निकले हैं तो स्वस्थ मनोमस्तिष्क के साथ कार्य करेंगे। समाज के किसी अंग को अस्वस्थ नहीं होने देंगे, कहीं भी नहीं होने देंगे। हम गलत सोचते हैं कि मेरा परिवार मजबूत हो जाएगा, पड़ोस में कोई भूखों मर रहा है तो मरने दो। मुझे लगता है ये हमारी सोच है, नकारात्मक सोच है। मुझे इस मामले में जगतगुरु शंकराचार्य की एक उनसे जुड़ी हुई कथा बहुत अच्छे ढंग से याद आती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उसका उदाहरण काफी बार देते थे। वे कहते थे एक बार वे भिक्षाटन करते हुए निकले, उन्होंने देखा कि एक बड़े घर के पास वे गए। भिक्षा का नियम भी होता है कि वह संग्रह करने की वृत्ति न हो, बल्कि भिक्षा एक वृत्ति है। किसी एक घर में जाना है, वहां जो भी मिले 24 घंटे के में उसी को ग्रहण करना है। उन्होंने अलग जगह एक बड़ा घर देखा, अलग जगाया, घर की मालकिन भिक्षा लेकर के थोड़ी देर में आती है। जितना समय उनको भिक्षा लेकर के आने में लगा, इस दौरान उनकी नजर पड़ी कि ठीक सामने एक झोपड़ी से कराह की आवाज आ रही है। उनको लग गया कि यह व्यक्ति कई दिनों से भूखा है। तो जैसे उस घर की मालकिन, वो बड़े घर की मालकिन जैसे ही भिक्षा लेकर के आई तो उन्होंने अपना जो आंचल फैलाया था भिक्षा लेने के लिए, उन्होंने तत्काल खींचा, भिक्षा नीचे गिर गई। घर की मालकिन हुई, उन्होंने कहा सन्यासी ये क्या कर दिया? उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी भिक्षा नहीं ले सकता। उन्होंने कहा क्यों? फिर मांगा क्यों? कहा उस समय मेरे कान में आवाज नहीं गूंज रही थी। उन्होंने कहा कौन सी आवाज? उन्होंने कहा देखिए आपके घर के सामने एक कराह सुनाई दे रही हो, भूख से तड़प रहा है। अगर मैं आपकी भिक्षा ले लूंगा तो वह पाप मेरे ऊपर लगेगा, मैं आपके इस पाप में भागीदार नहीं बन सकता हूं। याद रखना, हमारे घर में कोई बगल में भूखा है और हम ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो याद रखना उस पाप में हम भी भागीदार बन रहे हैं जो सिस्टम को बीमार बना रहा है। और यह हर व्यक्ति पर भी लागू होता है, पूरे सिस्टम पर लागू होता है, पूरी सोसाइटी पे लागू होता है। ये सोसाइटी अगर बीमार है, पूरे सिस्टम को बीमार बनाएगी। एक व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी पूरे सिस्टम को बीमार बनाएगी। एक व्यक्ति अभाव में जी रहा है, पूरे सिस्टम को अभाव से ग्रसित करेगी। कैसे हम उससे उभारने का प्रयास करें, इसके लिए प्रयास
इस सरकार के द्वारा, समाज के प्रत्येक तबके के द्वारा प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। और वही प्रयास हम लोगों ने 9 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया। आज मैं कह सकता हूं, जिस प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति इतनी खराब थी, आज आप जाइए देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य में, मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप 2 राज्यों को चयन करना होगा, उसमें से यूपी एक होगा। जो यूपी बॉटम 2 में था, वह यूपी आज टॉप 2 में है। एक्सप्रेसवे देश के अंदर जितने भी बन रहे हैं, उन एक्सप्रेसवे में 60% एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर बने हैं। और ये सभी एक्सप्रेसवे, यानी हमारे आने के पहले 1.5 एक्सप्रेसवे थे, आज 60% एक्सप्रेसवे पर यूपी का अधिकार है और वह यूपी में पिछले 9 वर्ष के अंदर तैयार हुए हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की है। यूपी के अंदर आप नेपाल को देखिए, बिहार के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड या दिल्ली, इन सब के साथ जुड़ी हुई हमारी जितने भी कनेक्टिविटी है, सब 4 लेन की आपको मिलेगी। और इन सब में भारत और नेपाल से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश के नेपाल से जुड़ी हुई सीमा पे, बॉर्डर पे आपको दिखाई देगा भारत नेपाल मैत्री द्वार, यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है। अगर आप यूपी और बिहार की सीमा में जाएंगे तो आपको वहां दिखाई देगा उत्तर प्रदेश बिहार मैत्री द्वार। अगर आप झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा में हैं, वहां भी आपको उत्तर प्रदेश झारखंड मैत्री द्वार, हमारी प्रवेश सीमा उस मैत्री से प्रारंभ होती है। और वह मैत्री यूपी के अंदर यूपी के नागरिकों के लिए करुणा बन जाती है। और वही करुणा का परिणाम है कि हमने प्रदेश के अंदर आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने में यूपी सफल हुआ। यानी हमने एक आधार तैयार किया है कनेक्टिविटी का, रोड की कनेक्टिविटी सबसे अच्छी। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर तहसील मुख्यालय 2 लेन के साथ, 4 लेन के साथ, हर ब्लॉक मुख्यालय 2 लेन के साथ, गांव-गांव की कनेक्टिविटी, शहर-शहर की कनेक्टिविटी। रेलवे का सबसे अच्छा नेटवर्क आज के दिन पे यूपी में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है, यह यूपी से होके जाता है और इसका जंक्शन भी यूपी के अंदर ही है, जहां पे हम लॉजिस्टिक हब का एक वर्ल्ड क्लास सेंटर स्थापित कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट संचालित थे, एक लखनऊ का, एक वाराणसी का। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से संचालित था। आज 16 एयरपोर्ट हमारे संचालित हैं, 5 पे हम और कार्य कर रहे हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी ने बना दिया है और 15 जून से वहां पर हम डोमेस्टिक सेवा शुरू करने जा रहे हैं।